नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस.एस. सारंगदेवोत। प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत मेवाड़ अंचल में लंबे अरसे से उच्च शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। आदिवासी इलाके में उच्च शिक्षा किस तरीके से अंतिम छोर तक पहुँचे, इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान विद्यापीठ का जो मकसद है वो कितना साकार हो पाया है और आगे उनकी क्या कोशिश जारी है। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल, राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना जिस मकसद से पंडित जनार्दन राय ने की थी, वो मकसद आज कितना साकार हो पाया है? आप पिछले एक दशक से कुलपति के बतौर वहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, आप 1937 में जब राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ये जस्ट आज़ादी के 10 साल पहले की बात है। उस समय जिस तरह से राजस्थान में और स्पेशली जो दक्षिण राजस्थान में जो एक माहौल था प्रजामंडल का, और जिस तरह से बोलबाला चल रहा था और देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो बहुत ही निराशा में था, क्योंकि वहाँ कोई शिक्षा की ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। हम प्यार से नागर साहब को जनू भाई के नाम से पुकारते हैं, तो जनू भाई ने उस समय एक बहुत बड़ी अलख लगाई और उन्होंने 3 रुपये के बजट से एक लालटेन के सहारे उन्होंने पूरी रात्रिकालीन पाठशाला शुरू करी और उन्होंने एक ऐसा पूरा तबका चूज़ किया जिसमें जो बहुत ही गरीब थे, जो पिछड़े थे, और उनको किस तरह से एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने गांव-गांव में जाकर पाठशाला खोलने का कार्य शुरू किया। और आज भी जो 1937 में हमारे कुछ ऐसे सेंटर हैं, आज भी कम से कम उन्होंने तो पूरा अपने आजीवन में करीब 55 ऐसी पाठशालाएँ खोली थी। और इन बिटवीन बाद में बताऊंगा आपको, जैसे जिस तरह से ये जस्ट 50 साल बाद हमारा विश्वविद्यालय बना और फिर ये जो थी आगे चलती रही। यानी कि शुरुआत जो थी वो पाठशालाओं से शुरू होकर और आज हायर एजुकेशन को आप आगे ले जा रहे हैं। उनका मेन मकसद पाठशाला के साथ शुरू करना था और किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो दक्षिण में जो जनजाति और आदिवासी लोग हैं, उनको किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आज जहाँ तक आपने बताया कि हम इसमें बहुत बड़े कामयाब रहे हैं। जो जनू भाई ने करीब 5 लोगों से जो पाठशाला शुरू करी थी, आज करीब वहाँ 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आज वहाँ आप देखिए कि मेडिकल को छोड़कर, मेडिकल कॉलेज को छोड़कर हमारे पास सभी तरह के डिसिप्लिन हैं। होम्योपैथी कॉलेज हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। इसके साथ अभी रिसेंटली हमने यूजीसी से आयुर्वेद के लिए हमने परमिशन ले ली है। अभी हमारी 10 दिन पहले ही हमारे नर्सिंग और जीएनएम का इंस्पेक्शन हुआ। तो एक हमारा बहुत बड़ा एक कदम है कि जिस तरह से हमें कोविड-19 पैंडेमिक में जो पूरा एक देश जूझ रहा था और जिस तरह हमारी जो हेल्थ की जो सुविधाएं थी की कमी थी, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ड्यूरिंग कोविड हमने करीब 200 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया, जो बहुत जल्दी लोकार्पण होने वाला है जुलाई में। तो बहुत बड़े काम जो जनू भाई ने सोचे थे, बल्कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, उन्होंने सोचा उससे कहीं ज़्यादा विद्यापीठ आगे बढ़ रहा है। सर, अभी विद्यापीठ में सोशल वर्क के लिए डिग्रीज़ हैं, होम्योपैथी में आप लोग काम कर रहे हैं, ये कितनी आगे जा पाई हैं ये चीज़ें जो हैं, और कैसे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तरी भारत में ये कितनी खास हो जाती हैं? मास्टर ऑफ सोशल वर्क का हमारा राजस्थान विद्यापीठ का पूरा भारत में अपना अलग स्थान है। अभी पिछले 10 साल से फर्स्ट 10 में हमारी रैंकिंग है। और जिस तरह से सोशल वर्कर तैयार किए जाते हैं, हमारे यहाँ से जितने भी जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अच्छी जगह अच्छी पोजीशन में है। देखा, पोजीशन मिलना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मानवीय जो संवेदना होनी चाहिए, वो हमारे विद्यार्थियों में है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें होना बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक हम होम्योपैथी की बात करते हैं, फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, तो आप देखिए कि आज एलोपैथी अपनी जगह है, लेकिन एलोपैथी के जिस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जिस तरह से जो लोग चाहते हैं कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से, होम्योपैथी में के बहुत सी ऐसे बीमारियां हैं जिसका बहुत ही आसानी से और बहुत ही 100% का इलाज है। और ये बहुत ही ज़रूरत इस बात की है कि अभी इसको जो लोकप्रियता मिलनी चाहिए वो कहीं न कहीं अभी कमी है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड जो 19 पैंडेमिक में है, बहुत सी हमने करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ये होम्योपैथी की दवाइयाँ बाँटी और उससे जो इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए
वो बहुत बड़ा उसमें जिन लोगों ने दवाई ली, कहीं ऐसा एक भी केस ऐसा नहीं आया कि जिन लोगों ने दवाई ली उसको कोविड हुआ। तो एक बहुत बड़ा ये एक कामयाब की बात कह सकते हैं। सर, जन्नू भाई ने जब सपना देखा था तो ट्रेडिशनल एजुकेशन का एक सिस्टम रहा था, घर घर जाकर बच्चों को जोड़ना, अभिभावकों को समझाना, ये बड़ी चुनौती हुआ करती थी। ऐसी ही चुनौती कोविड ने पेश करी जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन की स्थितियां थी। ऐसे में आप लोगों ने कैसे इस सब से कॉम्पीट किया, चूँकि आप जिस व्यवस्था से शुरुआत करके आए वो एजुकेशन का ट्रेडिशनल पैटर्न था। अब देखिए जन्नू भाई यूँ ट्रेडिशनल परंपरागत बातें करते थे, सनातन मूल्यों की बातें करते हैं, वैल्यू बेस्ड बातें करते थे, लेकिन कुछ जैसी हैं जो हमेशा सनातन रहती हैं, वो बदलती नहीं हैं। आज से 86 वर्ष पूर्व भी जन्नू भाई ने जिस तरह से जो कौशलता के जो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात है वो हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ पूरा आप जिस तरह से जो आज हम एक कह सकते हैं कि बहुत ही मिनी पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम था कि कैसे कृषि की जाती है, कैसे एक सिलाई बुनाई की जाती है, किस तरह से अगर आपको जो समाज का जो एक बुनियादी जो स्ट्रक्चर था, जो गांधी जी उसमें बिलीव करते थे, बुनियादी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे के आधार पर रोजगार मिले, वो सब बातें उस समय भी सीखी जाती थी। और साथ में उनका ये भी था, क्योंकि मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि जब जन्नू भाई की जो डेथ 1997 में हुई थी, तो उस समय मैं 10 साल मेरी सेवाएं विद्यापीठ में हो चुकी थी। तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा और उनका हमेशा ही रहता था कि आपको जो हमारे प्राचीन ज्ञान है, कौशल है, उसको साथ में लेके, लेकिन जो नवीनता जो आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे भी हमें परहेज़ नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं पीछे रह जाएंगे। और उसी का कारण है कि आज हमारी इंजीनियरिंग है, हमारे पास सभी तरह के जो कोर्सेज़ हैं, वो जो कंप्यूटर्स हैं, वो सभी तरह के हाई लेवल के कोर्सेज़ हमारे पास हैं। सर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उनका गठन, उनका जो ऑपरेशनल जो टाइप है वो थोड़ा अलग होता है। विद्यापीठ इसका नाम है, इसका ऑपरेशनल सेटअप किस तरह का है? चूँकि यहाँ पर एक तरफ एकेडमिशियंस हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी यहाँ पर काम करते हैं, तो वो कितना एक तरीके से कहें तो फ्रूटफुल और पॉजिटिव आउटकम्स ला पाते हैं? देखिए, आपकी एकेडमिक फ्रीडम हमारी टोटल ही है, लेकिन हमारा जो गवर्नेंस है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर से होता है। और उनकी जो स्टेटरी बॉडी है ये हमारे यूजीसी वगैरह, तो यूजीसी के जो मापदंड हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं। और स्पेशली 2010 के बाद डीम्ड भी यूनिवर्सिटी के लिए जिस तरह से जो एक सेटअप है, सरकार ने कहीं न कहीं बहुत से विश्वविद्यालयों ने कहीं न कहीं कोताही बरती, रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन किया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो 4 तरह की यूनिवर्सिटी हैं हमारे भारत में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सेकंड डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हैं, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। तो हमारा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से नकेल हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक एकेडमिक, क्योंकि हमें एकेडमिक फ्रीडम चाहिए, बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है बहुत सी बार वो एक अपनी जगह अपना स्थान रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं न कहीं बिखर जाएंगे, और वो पूरे नहीं होंगे तो फिर हमारे एजुकेशन में कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगा। और बहुत सी बार हम देखते हैं कि जिस तरह से आज टॉप 100, टॉप 200 में हमारा कहीं न कहीं देश में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, उसके पीछे यही कारण है कि हमारी जो मापदंड है उनसे हम समझौता नहीं करें। हालांकि भारत का एक पूरा एक एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग तरह का है। यूँ देखें तो एक थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम इन वर्ल्ड है, यूएस और चाइना के बाद भारत ही हैं। और भारत का एक 25 जो एवरेज एज से आधा भारत कह सकते हैं कि जिसकी एवरेज जो आयु है वो 25 वर्ष है। और 2035 हम देख रहे हैं कि 65 ये का तक रेशियो पहुंच जाएगा। तो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक यूथ पावर ऐसा है जिसको राइट डायरेक्शन में हमें कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि एक वर्तमान में जो हमारा शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य था उसको थोड़ा बदलना था। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, मुझे ऐसा लगता है कि लगता नहीं बल्कि इसमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा 1968 में जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो उसमें बहुत सी जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन थी वो कोठारी आयोग की थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट पावर जो पार्ट था इतना पुअर था कि जो आउटपुट्स आने चाहिए वो नहीं आ पाए। और आज भी जो NEP 2020 बनी इसमें भी कोठारी आयोग का बहुत बड़ा
जो इनकी रिकमेंडेशन से आज भी इसमें इन्वॉल्व की गई है। तो सबसे बड़ा जो एक लगता है, कह सकते हैं कि वीक पॉइंट, यदि इस पॉलिसी को ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले जो जनरेशन है, जो हम इसका जो इम्पैक्ट है वो 2040 के बाद देखेंगे। एक बहुत बड़ा चेंजेस इसमें आने वाला है, क्योंकि अब जो हम तैयार कर रहे हैं एक ऐसा मास +2 के बाद आउटपुट निकलेगा, वो ऐसा होगा जो 90% स्किल होगा। अभी तक हमारा +2 के बाद जो बाहर जो पास आउट स्टूडेंट्स हो रहे हैं वो 10%, 8 से 10% जो कौशल कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ नॉलेज जिनके आधार पर उनको नौकरी मिल सकती हैं। लेकिन अब पूरा ये सिस्टम हम 90% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो NEP 2020 के जो थ्रस्ट एरिया है, वो सबसे बड़ा थ्रस्ट एरिया 3 तरह के इसमें मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि एक जो हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल में अभी तक करीब 54% के आसपास था, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये 2025 तक 100% लाने का है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी कोई भी, हर एक के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हायर एजुकेशन बात करते हैं तो इसमें 2035 तक 50% लाने का है, जो हमारा अभी 27% है। तो आप देखिए इसमें करीब 3 से 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में आने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा जो GDP है, हमारे जो हमारा फाइनेंशियल, हमारे जो आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़ा इनपुट इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सर, आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से पहले आप कितने तैयार थे? आपका जो संस्थान है वो कितना तैयार था, और क्या उसके जो पॉइंट आउट्स किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उनको कहीं पर आप लोग फॉलो कर रहे थे? आप देखिए कि 2012 में एज ए कुलपति मैंने पदभार संभाला, और 2014 में जब ये मोदी सरकार आई और उसके बाद इनका पहला ही साल भर में ये चीज़ें सामने आ गई कि हमें एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, जिसमें 34 साल से जो चीज़ें चल रही हैं कहीं न कहीं कमियाँ हैं। और वास्तव में देखें तो आप इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, जैसे हम शिक्षा के एक्सेस की बात करते हैं तो हर आदमी इसको एक्सेस नहीं कर पाता है। जहाँ तक हम इक्विटी की बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये जो चीज़ें थी, कहीं की लैप्सेस थी। तो ये सब चीज़ें किस तरह से इन्वॉल्व की जाए, किस तरह से आसानी से हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर आदमी, हर कहीं पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी उसको अफोर्ड कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा रोजगार परक है कि नहीं है। आज हमने किसी को तैयार कर दिया, MA BA सब करवा दिया, उसके बाद उसके कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहीं कि हमारा ये पार्ट है, हम पीछे हैं। तो ये सभी एस्पेक्ट इस शिक्षा नीति में लिए गए हैं। सर, आपसे चर्चाओं का दौर हम जारी रखेंगे, लेकिन गुफ्तगू में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत से। सारंगदेव साहब, एक बड़ा सवाल आता है हमेशा से, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें चाहे और एजुकेशन के जितने भी पैटर्न हैं, लेकिन स्किल जो है, स्किल बेस्ड एजुकेशन कितनी है, और दूसरा महिलाओं को आप कितना जोड़ पाए हैं? महिलाओं के लिए आपका विद्यापीठ किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, आपकी स्किल बेस की बात करते हैं तो अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर था उसकी जगह 5+3+3+4 किया। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रक्चर है। पहले 5 साल में बच्चा कुछ भी बहुत ही आसानी से स्कूल जाएगा, और उसको एक बहुत ही लिमिटेड चीज़ों पे फोकस किया गया है, उसको खेलना कूदना और किस तरह से वो कलर और आम जिंदगी की जो हमेशा डे टू डे यूजेस चीज़ें हैं उससे वो वाकिफ़ होगा। और इस तरह से 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, 3 साल पहले कुछ भी नहीं करता है, और 6 साल के होने के बाद फिर क्लास फर्स्ट और सेकंड पास करता है, और ऐसे उसको बच्चों को पता ही नहीं रहता है, दो क्लास पास कर लेता है। यहाँ आते आते 5 साल जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको बड़ा स्कूल जाने का इंटरेस्ट भी हो जाता है। फिर +3 में वो 3rd 4th 5th करता है, यहाँ उसको कुछ बेसिक शुरुआत की जाती है। फिर नेक्स्ट 3 में 6 to 8 होता है। आप देखिए 6th क्लास से ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही सीरियस हो जाता है,
और वहाँ से कोडिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। वहीं से जो आप जो फरमा रहे हैं कि किस तरह से स्किल बेस शुरू होता है, कैसे शिक्षा दी जाती है, तो कहीं कि हमारी पूर्वत शिक्षा नीतियों में ये चीज़ें कमी थी। वो +2 के बाद चीज़ें होती थी, अब ये क्लास 6 से स्टार्ट हो गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि +2 निकलने के बाद हमारे मुश्किल से 8 से 10% बच्चे स्किल बेस्ड पास आउट होते थे। अब ये रेशो 90% लाने का विचार है, और विचार नहीं बल्कि होगा, क्योंकि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। तो कोडिंग सिस्टम लीजिए आप, बच्चा इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जाएगा और यहाँ से कहीं कि वो क्लास 8 तक करते करते उसकी स्किल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट 4th ईयर है जो क्लास 9 से 12th हैं, इसमें आता थे बच्चा पूरा, यहाँ भी किस तरह जो पहले आर्ट्स कॉमर्स साइंस की जो बाउंड्री थी, ये सब बाउंड्री लेस हैं। यहाँ से कोई बच्चा अपनी इंटरेस्ट से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, और क्लास +2 10+2 जाने के बाद बच्चा पूरा एक तरह से कह सकते हैं कौशलता उसमें आ जाएगी। किसी जो भी अपना जो एक एरिया चूज़ करेगा उसमें वो एक उसका निष्णात कह सकते हैं। और उसके बाद यदि वो वास्तव में टेक्निकल जाना चाहेगा, टेक्निकल, क्योंकि हायर एजुकेशन में शिक्षा का पूरा एक अलग अलग कर दिया, लीगल को अलग ले दिया, एग्रीकल्चर को अलग कर दिया है, टेक्नोलॉजी को अलग कर दिया, इस तरह से पूरा अलग हो गया। तो जो जिस स्ट्रीम में जाना चाहेगा बच्चा वहाँ से जाएगा। और आज जो हमारे कह सकते हैं आधे अधूरे ज्ञान से बच्चे निकल रहे हैं, वो कहीं के परिपक्व पूर्ण जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें पूरा परिणत होकर निकलेंगे। तो ऐसे में हमारा जो सिस्टम है, अब हम इस साल हमने 2022-23 से हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका पार्शियल पार्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी नई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति की नई तो नहीं है, ये तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3rd कहेंगे। तो इसमें जो एक पहले क्या है कि जो बच्चा मतलब ग्रेजुएशन में एक लास्ट 3rd ईयर में छोड़ दिया तो फिर इसका एक सर्टेन 2 साल बाद उसका लैप्स हो जाता था। एक बहुत बड़ी ओपननेस रखी है कि बच्चा अगर एक साल पढ़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब +2 के बाद जी ये 2 साल पढ़ेगा उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल बाद डिग्री मिल जाएगा, और आफ्टर डिग्री वो किसी तरह से कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यदि उसको आगे जाना है, कुछ रिसर्च करना है, तो वो 1 साल और पढ़ेगा तो 4 साल की उसकी डिग्री रिसर्च कहलाएगी, और उसके 1 साल बाद उसको MA हो जाएगा और फिर उसकी PhD हो जाएगी। और इस तरह से जब भी MPhil वगैरह बंद है और बाद में PhD कर सकता है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो अपने अपने एरिया में हैं, कहीं न कहीं उनके जो स्किल बेस्ड हैं वो कंसेप्ट उनके पास हैं। तो यहाँ उनको रोज़गार मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। और एक देश में एक बहुत बड़ा, आप देखिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत बड़ा एक वातावरण बनेगा। हर स्कूल को अपने सिस्टम और सेटअप में बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब वो चीज़ें नहीं हैं कि चलेगा और चलता रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ही जागरूक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस सिस्टम में नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यदि क्वालिटी एजुकेशन नहीं देगा और क्वालिटी रिसर्च नहीं करेगा तो उस सिस्टम से आउट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 तरह के विश्वविद्यालयों की इन्होंने एक डायरेक्शन दिए हैं कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी जो अनेक विश्वविद्यालय हैं वो टाइप 1 में आएगा, जो बहुत ये कह सकते हैं रिसर्च इंटेंसिव बेस्ड वो यूनिवर्सिटीज़ होगी। और ऐसी यूनिवर्सिटी को अच्छी क्वालिटी रिसर्च के साथ, अच्छी टीचिंग के साथ में उनको ग्लोबली कॉम्पीट करना है। वो कहीं न कहीं उनको अपनी शाखा विदेशों में खोलनी है। ये एक सरकार की योजनाएं हैं। अभी तक हमारे क्या बाहर की जो है हमारे इसमें 100 यूनिवर्सिटी इस पॉलिसी में बाहर से भी आ रही हैं, तो हमें उनसे भी कम्पीट करना है। सेकंड टाइम की आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ रिसर्च भी आपको करना है, और इनको एक सर्टेन पीरियड के बाद कॉम्पीट करना है टाइप 1 से, यानी इनकी जगह अपने आप ही 10 साल 8 साल के बाद उनको टाइप 1 में जाना। अब सेकंड थर्ड जो हैं ये एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, और इनका मेन मकसद ये है कि आपको डिग्री देना है, लेकिन विथ क्वालिटी एजुकेशन और प्राइमरी नॉलेज आपको रिसर्च का भी शुरुआत करानी है। सर, जन्नू भाई ने जब इस विद्यापीठ की स्थापना करी थी तो उनका मकसद बच्चों को, आदिवासी इलाके के युवाओं को शिक्षा से जोड़ना था। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को, चूँकि जो परिवार की धुरी है उसको मजबूत करने की भी बात कही थी। तो आज के समय में आपका विश्वविद्यालय महिलाओं को मजबूती के लिए क्या काम कर रहा है? किस तरीके से आप ग्रामीण अंचल में महिलाओं तक उनको इकोनॉमिकली कहें तो मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं? हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे, और हमारे करीब 10 गाँव में अभी रिसेंटली सभी विश्वविद्यालय एक गांव को गोद लेते हैं। वो डायरेक्शन होते हैं राज्य सरकार के और हमारे ऑनरेबल गवर्नर के, उनके उस आधार पे करते हैं। लेकिन हम आप देखिए हमारे जो फाउंडर कितने वो विजनरी थे
कि हमारा 1937 ऑनवर्ड से हमारे सिस्टम शुरू हो गए थे। आज हमारे जो गांव में जो अपने गोद ले रखे हैं वो 50-50 साल से वो वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ की महिलाओं को हमने जोड़ रखा है। आज भी हमारा मतलब करोड़ रुपए इसमें हम खर्च करते हैं। और इसके पीछे ये कि किस तरह से महिलाओं को, हमारी ऐसी बहुत सी सक्सेस कहानियाँ हैं। किसी लड़की ने 8वीं क्लास करके छोड़ दिया है तो उसको हम BA तक लाए, उसमें उसने कंपटीशन जो RS तक वो बनी हुई हैं। गाँव में जो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं उनके लिए हम सिलाई बुनाई कताई और सब चीज़ें करके आचार बनाना, सस्ते भाव में दालें वाले लेके फिर उसको बेचना, ये सब चीज़ें हमारे वहाँ चल रही हैं। कोई ऐसा नवाचार जो आप शेयर करना चाहें अभी, जैसे 3D प्रिंटर्स का एक नया कॉन्सेप्ट जो है आपका विद्यापीठ लेकर आया है, वो किस तरह का है? आप देखिए 3D प्रिंटर के माध्यम से ये बहुत ही एक हालांकि बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी जिस तरह से पॉपुलराइज होना चाहिए हमारे देश में अभी इतना हो नहीं पाया। गुजरात में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। वहाँ करीब 2,500 स्कूली छात्रों को एक हमारे जिनके साथ हमने टाइप किया है वो लोग कर रहे हैं। भरत मेहता करके वो हैं। और इसके माध्यम से हम हमारे उदयपुर सराउंडिंग उदयपुर 100 गाँवों को हम गोद ले रहे हैं। और इसमें कंसेप्ट ये रखा है कि हमारा एग्रीकल्चर भी है, तो कंप्यूटर और एग्रीकल्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर के तो वहाँ क्या है कि किसानों को हम ये देंगे कि वहाँ की कैसी भूमि है, वहाँ कैसी पैदावार हो सकती है, कैसा पानी, तो इस तरह से हम उसको पूरा एक किसान केंद्र बनाएंगे। और साथ ही +2 स्कूल में हम एक 3D प्रिंटर के माध्यम से पूरा एक ड्रोन का ये सब हम शिक्षा उसमें दे रहे हैं। 3D प्रिंटर की ये है कि इसमें बहुत ही एक ऐसा चीज़ें हैं कि जैसे आपको कुछ मूर्तियाँ बनानी हैं तो वो उसमें एक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक सेटअप कर देंगे कि इतनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, तो वो अपने आप ही बनना तैयार हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बार आपने कमांड कर दिया उसके बाद वहाँ 2 घंटे बनेगी, 1 घंटे बनेगी, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। महिलाएं वहाँ आराम से कहीं किचन भी मोबाइल के आधार पे उसको कमांड दे सकती हैं, वो देख सकती है। और इस तरह से एक बहुत बड़ा रोज़गार का एक सामने आएगा, उन लोगों को बड़ा रोज़गार मिलेगा। और ये हमारा जुलाई से हमने 25 गाँवों को हमने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और ड्यूरिंग दिसंबर तक 100 गाँवों को हम कर लेंगे। आप पिछले 10 वर्षों से या 1 दशक जो है पूरा आपने किया है बतौर कुलपति विद्यापीठ में सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कहाँ तक जन्नू भाई के जो संदेश, जो उद्देश्य थे उनको आप ले जा पाए? देखिए, अब जन्नू भाई एक बहुत ही आर्ष पुरुष थे। उनका जो कोई भी आदमी आज़ादी से 10 साल पहले कोई एजुकेशन की बात करता तो बहुत ही विजडरी थे। तो उनका तो एक अनंत उनकी वो चीज़ें थी। लेकिन आप देखिए कि मैंने 2012 में जब इस पद पे आया हूँ उस समय हमारे विद्यापीठ में 10,000 मतलब 2,000 विद्यार्थी, 2,000 से 2,200-2,300 विद्यार्थी थे। आज वो विद्यार्थी 10,000 आ गए। उस समय जन्नू भाई ने जो 5 कोर्सेज से इस विद्यापीठ को शुरू किया था, उसके बाद कोई कोर्सेज शुरू हो नहीं पाए थे। आज हमारे पास मैंने आपको जैसा बताया है कि मेडिकल कॉलेज को छोड़ते हुए सभी तरह के कोर्सेज हमारे पास हैं। तो जो एक लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट जो UGC के डायरेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डायरेक्शंस हैं कि कैसा विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैंने जैसे आपको 3 तरह के विश्वविद्यालय बताए थे, तो आज हम स्वतः ही हैं, जो हमारा प्रयास रहे या हम कह सकते हैं कि हम थोड़े जन्नू भाई की विजनरी को हमने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, तो आज हम अपने आप ही टाइप फर्स्ट में फिट हो रहे हैं। तो एक कह सकते हैं जन्नू भाई की जो सपना है, हालांकि उनके सपने बहुत हैं, उनको बहुत साकार करना बाकी हैं, लेकिन 1 दशक में बहुत सी चीज़ें हुई हैं। विद्यापीठ का हमारा रैंकिंग अभी 1 क्लास है, तो पूरा एक समाज में हम, और सबसे बड़ी बात है कि हमने हमारे कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, हम किस तरह से जो सर्वहारा लोग हैं उनको से कैसे शिक्षा में आगे बढ़ाएं, ये हमारा मेन उद्देश्य जन्नू भाई का था और आज भी कायम है। बिल्कुल। प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमसे बहुत अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने जो बातें साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर SS सारंगदेवोत, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति, जिन्होंने साफ किया है कि उनका मकसद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी सुझाव हैं, उनको लागू करने के लिए रहेंगे। और साथ ही साथ जो मनीषी पंडित जन्नू भाई ने जो आयाम सेट किए, जो उद्देश्य सेट किए, उन तमाम मकसद को पाया जाए और सकारात्मक भाव के साथ समाज के बीच उच्च शिक्षा की अलग को बरकरार रखें, ये कोशिश रहेगी। आज के लिए गुफ्तगू में इतना ही।
दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।